नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। शहर के सबसे बड़े कला एवं हस्तलिपि महोत्सव का अंतिम दिन था। चारों ओर रंग बिरंगी सजावट, लोगों की चहल पहल और उत्साह का माहौल था। हर स्टॉल पर भीड़ उमड़ रही थी और मंच से आती मधुर घोषणाएं पूरे परिसर में गूंज रही थी। इसी प्रदर्शनी में एक स्टॉल ऐसा भी था जो सबसे अधिक आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। वहां प्रदर्शित कपड़ों की अनोखी डिजाइनों की लोग जमकर प्रशंसा कर रहे थे। इस पूरे प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही थी वसुंधरा जी, जिनके मार्गदर्शन ने उनकी संस्था की महिलाओं ने इन खूबसूरत परिधानों को तैयार किया था। लोगों की सराहना और सफलता देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी, लेकिन तभी उनकी एक नजर अचानक मुख्य द्वार की ओर गई और अगले ही पल उनका चेहरा फीका पड़ गया। वहां खड़े कुछ चेहरे देखकर जैसे उनके भीतर वर्षों पुराना कोई जख्म फिर से हरा हो उठा। उनकी आंखों की चमक पल भर में बुझ गई और मन में उठी भावनाओं की लहर ने सफलता की सारी खुशी को उदासी में बदल दिया। कुछ क्षणों तक वे उसी दिशा में देखती रह गईं, मानो समय अचानक पीछे लौट गया हो। तभी पीछे से किसी ने उन्हें आवाज दी और वे चौंक कर वर्तमान में लौट आई। आज प्रदर्शनी का आखिरी दिन था, इसीलिए काम की जिम्मेदारियां भी बहुत थी। उन्होंने खुद को संभाला और फिर से अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद उद्घोषणा हुई कि सभी अतिथि और प्रतिभागी मुख्य मंच के सामने एकत्रित हो। लोग तेजी से ग्राउंड की ओर बढ़ने लगे और कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो गया। वसुंधरा जी भी अपने पति देवेंद्र जी के साथ दर्शकों के बीच बैठ गई। देवेंद्र जी पूरे मन से कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, लेकिन वसुंधरा जी का मन कहीं और भटक चुका था। कुछ देर पहले प्रवेश द्वार पर दिखे वे चेहरे बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। यह वही शहर था जिसे उन्हें 2 वर्ष पहले भारी मन से छोड़ना पड़ा था। ऐसे में कुछ पुराने और परिचित चेहरों का अचानक सामने आ जाना स्वाभाविक था। मंच पर रंगारंग प्रस्तुतियां चल रही थी, लेकिन वसुंधरा जी का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। उनके सामने पुरानी यादें किसी चलचित्र की तरह घूमने लगी और वे अनायास ही अपने बीते दिनों में खो गई। एक सुबह जब वे घर के बाहर कूड़ा डालने निकली थी, तभी सामने से आती उनकी पड़ोसन कमला ने उन्हें रोक दिया था। अरे वसुंधरा, कल तुम्हारे घर से बड़ी तेज आवाजें आ रही थी। क्या बात थी? तुम्हारी बहू तो बहुत ऊंची आवाज में बोल रही थी, कमला ने उत्सुकता भरे स्वर में कहा। वसुंधरा जी ने तुरंत बात को हल्का करने की कोशिश की और मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वह तो अपने बेटे युवान को डांट रही थी, लेकिन कमला कहाँ मानने वाली थी। वह तुरंत बोली, नहीं वसुंधरा, बात कुछ और ही थी। मैंने अपने कानों से सुना था। वह कह रही थी कि यह बुढ़िया मरती भी नहीं है। यह सुनते ही वसुंधरा जी का चेहरा एक पल को उतर गया, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने खुद को संभाल लिया। नहीं कमला, तुमने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। मेरी बहू ऐसा कभी नहीं कह सकती, उन्होंने दृढ़ता से कहा। लेकिन दूसरों के घरों की बातें जानने और उन्हें फैलाने में रुचि रखने वाली कमला ने फिर कहा, अरे वसुंधरा, मुझसे क्यों छिपा रही हो? मुझे सब पता है। भगवान ऐसी बहू किसी को न दे। इस बार भी वसुंधरा जी ने अपनी बहू का पक्ष लेते हुए कहा, नहीं कमला, तुम मेरी बहू कृतिका को गलत समझ रही हो। वह जैसी भी है मेरी बहू है और मेरे परिवार का हिस्सा है। खैर रहने दो, मुझे घर के अंदर जाना है। इतना कहकर वह अंदर चली गई, लेकिन कमला की बातें उनके कानों में देर तक गूंजती रही। हालांकि यह पहली बार नहीं था। अक्सर लोग उनकी बहू कृतिका के बारे में तरह तरह की बातें करते थे और वसुंधरा जी हर बार उन बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाती थी। वह कभी भी अपनी बहू की बुराई किसी के सामने स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन लोगों के सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। घर के अंदर पहुंचते ही देवेंद्र जी ने उनकी ओर देखते हुए पूछा, अरे वसुंधरा, क्या हुआ? यह कमला क्या कह रही थी? वसुंधरा जी ने हल्का सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं जी, उसे तो बस दूसरों के घरों की बातों में दिलचस्पी रहती है। हमारे घर की आग में हाथ सेकने का मौका मिल जाए, बस वही काफी है उसके लिए। सच कहूं तो मैं तंग आ गई हूँ। रोज रोज लोगों के सवालों के कारण अब बाहर निकलने में भी झिझक होने लगी है। किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन अपने ही घर की इज्जत पर पड़ी चादर को उतारकर फेंक भी तो नहीं सकती। वसुंधरा जी की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। देवेंद्र जी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। उनकी बहू कृतिका को अपने सास ससुर का घर में रहना कभी पसंद नहीं था। आए दिन होने वाले झगड़ों की आवाजें बाहर तक पहुंचती थी और पड़ोसी कान लगाकर सब सुनते थे।
दोनों सास ससुर पढ़े लिखे और समझदार होने के बावजूद अपने घर में हो रहे इस कले को रोक नहीं पा रहे थे। फिर भी वे हमेशा खामोश रहकर अपनी सभ्यता और संस्कारों का परिचय देते रहे। कृतिका को शुरू से ही अपने सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं था। शादी के बाद जब वह इस घर में आई तभी से उसने नखरे दिखाने शुरू कर दिए थे। एक गिलास पानी उठाकर पीना भी उसे भारी लगता था। वसुंधरा जी ने बहू के हर नखरे को प्यार से सहा, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा, लेकिन इसके बावजूद कृतिका का स्वभाव दिन ब दिन और अधिक कठोर होता गया। वह अक्सर अपने पति गौरव से कहती, गौरव, क्या मम्मी पापा को किसी आश्रम में भेजकर हम आराम से नहीं रह सकते? यह सुनकर गौरव हैरान होकर कहता, अरे कृतिका, घर में आखिर परेशानी क्या है? तब कृतिका गुस्से में कहती, परेशानी तुम्हें नहीं, मुझे है। दिन भर मैं इनके साथ रहती हूँ, इनके काम करते करते थक जाती हूँ। मेरी सहेलियां घर आती है तो ये दोनों मुंह बनाकर बैठ जाते हैं, उनके सामने पुराने कपड़े पहनकर आ जाते हैं, लोग मजाक मेरा उड़ाते हैं। तुम तो जानते हो मुझे आधुनिक तरीके से रहना पसंद है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे मैंने जींस टॉप पहनकर कोई अपराध कर दिया हो। गौरव उसे समझाते हुए कहता, ठीक है, मैं मम्मी पापा से कह दूंगा कि वे तुम्हें किसी बात के लिए टोके नहीं। और सचमुच वह अपने माता पिता से ही दूरी बनाकर रहने के लिए कह देता। यह देखकर वसुंधरा जी और देवेंद्र जी हैरान रह जाते, लेकिन बेटे को बहू का पक्ष लेते देखकर चुप रह जाते। कुछ समय बाद गौरव की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और वह घर की सारी जिम्मेदारियां कृतिका पर छोड़कर चला गया। अब कृतिका खुद को पूरी तरह आजाद समझने लगी। वह अपने बेटे युवान को वसुंधरा जी के भरोसे छोड़ देती और देर रात तक पार्टियों में व्यस्त रहती। कई बार नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए घर लौटती। यह सब देखकर वसुंधरा जी शर्म और दुख से सिर झुकाकर अपने कमरे में चली जाती। यदि कभी वे बहू को समझाने की कोशिश करती तो कृतिका उल्टा उन्हें ही खरी खोटी सुनाने लगती। दोनों बुजुर्ग सास ससुर उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे, लेकिन बेटे की गैर मौजूदगी में वे अपनी जिम्मेदारी समझकर सब सहते जा रहे थे। समय के साथ कृतिका की बदतमीजी सारी सीमाएं पार करने लगी। यदि खाने में जरा सा नमक कम हो जाता तो वह गुस्से में पूरा खाना जमीन पर फेंक देती। फिर वसुंधरा जी चुपचाप झुककर उस बिखरे हुए खाने को साफ करती। कृतिका अक्सर उन्हें अपमानित करते हुए कहती, बुढ़िया, तेरा बेटा घर पर नहीं है तो क्या समझती है कि यहाँ तेरा राज चलेगा? तू अपना हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसे जख्म दूंगी कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। कई बार तो वह हाथ भी उठा देती थी। जब देवेंद्र जी बीच बचाव करने आते तो उन्हें धक्का देकर अलग कर देती। गौरव की गैर हाजिरी ने दोनों बुजुर्गों को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। यदि वे कुछ कहते तो कृतिका उन्हें डराती धमकाती कि घर से निकाल देगी या किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आएगी। उसने वह हर तरीका अपनाया जिससे दोनों बुजुर्ग खुद ही घर छोड़कर चली जाए। वह जानबूझकर उनके सामने अपनी सहेलियों से फोन पर बातें करती और कहती, क्या बताऊं, ये दोनों भिखारी मेरे घर में कितने मनहूस लगते हैं, पता नहीं कब इनसे छुटकारा मिलेगा। ये सब सुनकर वसुंधरा जी की आंखें भर आती। वे कई बार देवेंद्र जी से कहती, न जाने हमने कौन से पाप किए थे जो ऐसी बहू हमारे भाग्य में आई। देवेंद्र जी उन्हें दिलासा देने की कोशिश करते, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल भी उतना ही रोता था। एक दिन तो हद ही हो गई। वसुंधरा जी ने बड़े मन से खाना बनाया था, लेकिन कृतिका ने गुस्से में पूरी सब्जी उठाकर बाहर फर्श पर फेंक दी। सब्जी चारों ओर बिखर गई। फिर वह ऊंची आवाज में चिल्लाई, अरे बुढ़िया, यह कैसी सब्जी बनाई है? क्या इतना भी नहीं आता कि खाने लायक खाना बनाया जाए? मिर्च मसाले ढंग से नहीं डाल सकती थी क्या? कृतिका गुस्से से चिल्लाई। बहू का यह रौद्र रूप देखकर आज वसुंधरा जी से भी चुप नहीं रहा गया। वर्षों से सहते सहते उनके सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, बहू, यह सब्जी तुम ही साफ करोगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊं और फिर तुम्हारे नखरे भी उठाऊं। देवेंद्र जी ने भी इस बार अपनी पत्नी का साथ दिया। यह देखकर कृतिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और वह आपे से बाहर हो गई। उसने दोनों बुजुर्गों को धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बहू की ऊंची आवाज सुनकर पड़ोसन कमला भी तुरंत बाहर निकल आई। उसने देखा कि कृतिका अपने सास ससुर को दरवाजे से बाहर धकेल रही थी। आसपास कई लोग जमा हो गए थे और तमाशा देख रहे थे। वसुंधरा जी रोते हुए बहू से अंदर आने
देने की विनती कर रही थी, लेकिन कृतिका ने उनकी एक न सुनी और जोर से दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। दोनों बुजुर्ग काफी देर तक दरवाजे के बाहर बैठे रहे, उम्मीद करते रहे कि शायद बहू का गुस्सा शांत हो जाए और वह दरवाजा खोल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी कमला मौका देकर उनके पास आ गई और बोली, अरे वसुंधरा, तुम तो कहती थी ना कि तुम्हारी बहू ऐसी नहीं है। उसकी कितनी तारीफ करती थी तुम। देखा, आखिर उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल ही दिया। तुम तो हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती थी, लेकिन अब तो सबके सामने तमाशा बन ही गया। कमला की बातें मरहम लगाने की बजाय घाव पर नमक छिड़कने जैसी थी। वसुंधरा जी से कुछ कहा नहीं गया और देवेंद्र जी अपमान से सिर झुकाए बैठे रहे। वसुंधरा जी भी भीतर तक टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी चुप रही। उनकी आंखों का दर्द और चेहरे की बेबसी सब कुछ बयान कर रही थी। कमला उस दर्द को भी एक तमाशे की तरह देख रही थी। तभी देवेंद्र जी धीरे से उठे और वसुंधरा जी से बोले, चलो वसुंधरा, कहीं और चलते हैं। वसुंधरा जी के गले से धीमी सी आवाज निकली, कहाँ जाएंगे जी? यही तो अपना घर है। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर हमने इसे बनाया था। अगर मुझे पता होता कि एक दिन बहू सचमुच हमें घर से बाहर निकाल देगी तो शायद चुपचाप उसका अपमान सहती रहती। देवेंद्र जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं वसुंधरा, ऐसे अपमान के साथ जीना भी कोई जीना नहीं होता। यह दिन तो एक न एक दिन आना ही था। अच्छा हुआ आज आ गया। अब जहाँ किस्मत ले जाएगी वहां चले जाएंगे, लेकिन अब यहाँ रहकर अपमान नहीं सहेंगे। उनके शब्दों में दर्द भी था और आत्मसम्मान भी। वसुंधरा जी ने आंसू पोंछे और चुपचाप उनके साथ चल दी। तभी पीछे से कमला ने आवाज लगाई, मैं मदद तो कर देती वसुंधरा, लेकिन मेरे घर में जगह बहुत कम है। फिर भी अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ दूर जाने के बाद देवेंद्र जी बोले, देखा वसुंधरा, दुनिया ऐसे ही चलती है। जब अपने साथ नहीं देते तो गैरों से क्या उम्मीद करें। जिसके दिल में हमारे लिए जगह नहीं, उसके घर में भला जगह कहाँ से होगी। वसुंधरा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह जानती थी कि देवेंद्र जी सही कह रहे हैं। दोनों भारी कदमों से आगे बढ़ते गए। कंधों पर एक छोटा सा बैग था और दिल में टूटे हुए सपनों का बोझ। इस शहर में उनका कोई सहारा नहीं था। कुछ रिश्तेदार जरूर थे, लेकिन उनके सामने जाकर अपनी बेबसी का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। इसीलिए दोनों चलते चलते काफी दूर निकल गए। धूप तेज थी, शरीर थक चुका था और प्यास भी सताने लगी थी। तभी उनकी नजर एक बड़े से घर के बाहर रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ी, जिसमें राहगीरों के लिए पीने का पानी रखा गया था। देवेंद्र जी को बहुत तेज प्यास लगी थी। वे धीरे धीरे वहां पहुंचे और पास खड़े चौकीदार से बोले, भाई साहब, क्या इसमें से थोड़ा पानी पी सकते हैं? बहुत प्यास लगी है। चौकीदार ने मुस्कुराकर कहा, अरे क्यों नहीं अंकल जी, यह पानी तो राहगीरों के लिए ही रखा गया है। हमारी मैडम रोज रखवाती है। आप आराम से पानी पीजिए। यह सुनते ही देवेंद्र जी ने घड़े से पानी निकाला और धीरे धीरे पीने लगे। ठंडा पानी गले से उतरते ही उनके चेहरे पर कुछ सुकून लौट आया। उन्हें देखकर वसुंधरा जी ने पूछा, अब ठीक लग रहा है ना? देवेंद्र जी ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ वसुंधरा, अब अच्छा लग रहा है, जैसे आत्मा तक तृप्त हो गई हो। वसुंधरा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, घड़े का पानी पीकर ऐसा ही लगता है। लेकिन देवेंद्र जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वसुंधरा, बात सिर्फ घड़े की नहीं है, बात उस भावना की है जिसके साथ यह पानी यहाँ रखा गया है। इसे अपने लिए नहीं बल्कि अनजान प्यासे लोगों के लिए रखा गया है। सोचो, इस घर में कितनी सकारात्मक सोच होगी, कितनी दुआएं होगी। जो लोग अनजान राहगीरों का भी ख्याल रखते हैं, उनके दिल कितने बड़े होंगे। यह कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। वसुंधरा जी भी उनकी बात समझ रही थी। अभी अभी अपने ही घर से बेघर हुए इन दोनों बुजुर्गों से बेहतर उस घड़े और उसमें भरे पानी का महत्व भला कौन समझ सकता था। दोनों वहीं घड़े के पास लगे एक बड़े पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। पेड़ के तने का सहारा लेकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। कभी कभी देवेंद्र जी अपने मन का दर्द शब्दों में निकाल देते और वसुंधरा जी उन्हें ढांढस बंधाती। इस कठिन समय में वे एक दूसरे का ही सहारा थे। वे जानते थे कि रो लेने से दिल हल्का जरूर हो सकता है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत भी जुटानी होगी। इसीलिए दोनों अपने टूटे हुए मन को संभालने की कोशिश करते हुए उस पेड़ की छांव में कुछ पल सुकून तलाशने लगे। उन्हें पता था कि अब कुछ न कुछ करना ही होगा, क्योंकि उनका अपना आसियाना उनसे छीन चुका था।
दिन ढलने लगा और दोनों अब भी उसी पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। तभी चौकीदार उनके पास आया और धैर्य से देवेंद्र जी को हिलाते हुए बोला, अंकल जी चाय पी लीजिए। देवेंद्र जी चौंक कर उठ बैठे और बोले, बेटा तो चाय कहाँ से ले आए? चौकीदार मुस्कुराकर बोला, अंकल जी आप दोनों कब से यहाँ बैठे हैं? अंदर से मैडम ने आपको देख लिया था, इसीलिए उन्होंने आपके लिए चाय भिजवाई है। यह सुनते ही देवेंद्र जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने एक नजर वसुंधरा जी की ओर देखा और फिर कांपते हाथों से चाय का कप पकड़ लिया। उन्होंने चौकीदार से कहा, बेटा मैडम को हमारी तरफ से धन्यवाद जरूर कहना। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। गरम चाय के साथ जैसे उनके भीतर थोड़ी हिम्मत भी लौट आई। कुछ देर बाद देवेंद्र जी भावुक होकर बोले, वसुंधरा दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। जिसने हमारे लिए चाय भेजी है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और जिनसे रिश्ता था उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर वसुंधरा जी की आंखें भी भर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं जी, इसे भी अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेंगे। अभी हमारे हाथ पैर सलामत है, मेहनत कर सकते हैं तो जी भी लेंगे, बस थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे रात होने लगी। अंधेरा बढ़ने के साथ पेड़ के नीचे बैठना मुश्किल हो गया, इसीलिए दोनों वहां से उठे और आगे की ओर चल पड़े। लेकिन उनके जाने की कुछ ही देर बाद वही महिला बाहर आई जिसने उनके लिए चाय भिजवाई थी। उसने चौकीदार से उन दोनों के बारे में पूछा। चौकीदार ने बताया कि वे लोग जा चुके हैं। वह महिला उनके चेहरे का दर्द समझ चुकी थी और उन्हें सहारा देना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर रात होते ही कृतिका ने अपने पति गौरव को फोन किया और सारी बात बताते हुए कहा, गौरव मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। यह सुनकर गौरव ने भी बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, अरे डार्लिंग कोई बात नहीं, घूम फिर कर वापस घर में ही आएंगे, तुम बेकार की टेंशन मत लो। लेकिन कृतिका तुरंत बोली, नहीं गौरव, मैं उन्हें दोबारा इस घर में नहीं देखना चाहती। गौरव ने हंसते हुए कहा, अगर नहीं चाहिए तो इस बार सीधे किसी वृद्ध आश्रम में भिजवा देना, लेकिन इतनी छोटी बात के लिए परेशान मत हो। यह सुनकर कोई भी हैरान रह जाता। कैसा बेटा था जो अपने माँ बाप के लिए ऐसी बातें कर रहा था और यह जानने की भी कोशिश नहीं कर रहा था कि उसके माता पिता इस समय कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे और रात कहाँ गुजारेंगे। उधर देवेंद्र जी और वसुंधरा जी चलते चलते बस अड्डे तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे किसी भी बस में बैठने का फैसला कर लिया। अब वे केवल उस शहर से दूर जाना चाहते थे जहां उन्हें अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला था। बस चल पड़ी और धीरे धीरे उनका शहर, उनकी यादें और उनका वह घर पीछे छूटता चला गया जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर बनाया था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब रुकने का कोई ठिकाना नहीं था। लगभग 3 घंटे बाद वे एक नए शहर में पहुंचे। वहां उतरकर उन्होंने पूरी रात रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर बैठकर गुजारी। रात लंबी थी और मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह होने पर दोनों स्टेशन से बाहर निकले। कुछ ही दूरी पर एक ढाबा दिखाई दिया। वे धीरे धीरे वहां पहुंचे। भूख और प्यास से दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने ढाबे वाले से खाने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, अभी थोड़ा समय लगेगा, मेरा काम करने वाला लड़का अभी आया नहीं है। देवेंद्र जी को बहुत तेज भूख लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची हो। उनकी हालत देखकर वसुंधरा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने ढाबे वाले से कहा, बेटा इन्हें बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हारा आदमी नहीं आया है तो मुझे बता दो, मैं खाना बना देती हूँ, उसके पैसे भी दे देंगे। यह सुनकर ढाबे वाला हैरान रह गया। उसने गौर से वसुंधरा जी को देखा और पूछा, अम्मा जी क्या आप सच में खाना बना लेंगी? वसुंधरा जी मुस्कुराकर बोली, बेटा पूरी जिंदगी गृहस्थी संभाली है, खाना बनाना कैसे नहीं आएगा? उस आदमी को देवेंद्र जी की हालत देखकर दया आ गई। उसने तुरंत रसोई का सामान उनके सामने रख दिया। सामान मिलते ही वसुंधरा जी ने फुर्ती से खाना बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना बनकर देवेंद्र जी को दे दिया। तभी वहां एक और ग्राहक आ गया और खाने का ऑर्डर देने लगा। ढाबे वाला उसे मना करने ही वाला था कि वसुंधरा जी ने मुस्कुराकर कहा, आप बैठ जाइए बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। ढाबे का मालिक उन्हें आश्चर्य से देखता रह गया। तभी वसुंधरा जी ने उससे कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं इनके लिए भी खाना बना दूं।
बेचारे भूखे लग रहे हैं। सुबह सुबह खाने के लिए लोग भटकते रहते हैं। ढाबे वाला उनकी दयालुता देखकर भावुक हो गया। उसने उन्हें काम करने दिया। थोड़ी ही देर में ग्राहक को खाना मिला और उसने बड़े चाव से खाना खाया। खाते ही वह बोला, वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे कई ग्राहक आने लगे और सभी ने उनके हाथ के खाने की तारीफ की। कुछ ही देर बाद ढाबे का कर्मचारी भी आ गया। तब ढाबे वाले ने वसुंधरा जी से आराम करने के लिए कहा। जब वसुंधरा जी खाने के पैसे देने लगी तो ढाबे वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अम्मा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आज तक मैंने आपके जैसा इंसान नहीं देखा। आज सुबह मेरे कई ग्राहक लौट जाया करते, लेकिन आपके कारण वे यहीं रुके। मुझे आपको पैसे देने चाहिए, आप मुझे नहीं। यह सुनकर वसुंधरा जी मुस्कुरा दी। ढाबे वाले ने फिर उनके बारे में जानना चाहा। तब वसुंधरा जी ने पैसे लेने से मना करते हुए कहा, बेटा, फिलहाल तो हमें रहने के लिए एक छत चाहिए। हम तो बेघर हुए लोग हैं। यह सुनकर ढाबे वाला स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा कि इतने नेक और भले लोगों को आखिर किसने बेघर कर दिया होगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने तुरंत अपने घर में कुछ दिनों के लिए उन्हें रहने की जगह देने का प्रस्ताव रखा। वसुंधरा जी और देवेंद्र जी पहले तो झिझके, लेकिन उसकी सच्ची नीयत देखकर उन्होंने कुछ दिनों के लिए वहां रहने की बात स्वीकार कर ली। तब देवेंद्र जी ने वसुंधरा जी की ओर देखते हुए कहा, वसुंधरा, यह आदमी सचमुच बहुत नेक दिल है। भगवान ने जब एक दरवाजा बंद किया तो शायद दूसरा खोलने की तैयारी भी कर दी। उनके चेहरे पर लंबे समय बाद उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई दी। देवेंद्र जी ने गंभीर स्वर में कहा, वसुंधरा, इसने हमें आसरा तो दे दिया, लेकिन हम हमेशा इस पर बोझ बनकर नहीं रह सकते। हमें अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना होगा। वसुंधरा जी भी मन ही मन यही सोच रही थी। इसीलिए अगले ही दिन से उन्होंने आसपास काम की तलाश शुरू कर दी। 4-5 दिनों की कोशिश के बाद किसी ने उन्हें पास की एक संस्था के बारे में बताया, जहां कपड़ों की कढ़ाई बुनाई और हस्तशिल्प का काम होता था। वसुंधरा जी स्वयं इस कला में निपुण थी, इसीलिए वह वहां पहुंच गई। लेकिन उनकी उम्र देखकर संस्था के लोगों ने पहले उन्हें काम देने से मना कर दिया। तब वसुंधरा जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बस एक बार मुझसे एक नमूना बनवा कर देख लीजिए। यदि पसंद न आए तो मैं बिना किसी शिकायत के लिए चली जाऊंगी। उनकी विनती सुनकर संस्था के लोग मान गए। जैसे ही उन्हें अवसर मिला, उन्होंने कपड़ा, सुई और धागा उठाया और पूरे मन से काम में लग गई। लगभग 1 घंटे में उन्होंने ऐसा सुंदर नमूना तैयार कर दिया कि उसे देखते ही संस्था के मालिक की आंखें आश्चर्य से फैल गई। इतनी बारीकी, सफाई और कलात्मकता उन्होंने बहुत कम देखी थी। वह प्रभावित होकर बोले, अम्मा जी, आपने यह कला कहाँ से सीखी? आपके हाथों में तो कमाल का हुनर है। अपनी मेहनत की सराहना सुनकर वसुंधरा जी की आंखों में खुशी झलकने लगी। संस्था के मालिक ने कुछ देर सोचकर कहा, अम्मा जी, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप यहाँ सुपरवाइजर का काम संभाल सकती हैं। आप हमारी पूरी टीम को यही कला सिखाइए। जिस खूबसूरती और सफाई से आपने यह नमूना तैयार किया है, उसी तरह का काम हमारी टीम भी सीखेगी। आप अनुभव में सबसे वरिष्ठ हैं, इसीलिए आपका मार्गदर्शन सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। यह सुनकर वसुंधरा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा मानो जीवन ने फिर से उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर दे दिया हो। घर लौटकर उन्होंने देवेंद्र जी को सारी बात बताई। यह सुनकर देवेंद्र जी भी बहुत प्रसन्न हुए। वह स्वयं पढ़े लिखे थे और कभी अकाउंटेंट के पद पर काम कर चुके थे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी। वसुंधरा जी को नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते देखकर उनके भीतर भी नया उत्साह जाग उठा और उन्होंने भी फिर से काम की तलाश शुरू कर दी। उधर वसुंधरा जी संस्था में पूरी लगन से काम करने लगी। वह कर्मचारियों को नई नई तकनीकें सिखाती और उनके काम में सुधार करती। उनके मार्गदर्शन में तैयार किए गए डिजाइन बाजार में तेजी से लोकप्रिय होने लगे। ग्राहकों को उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद बेहद पसंद आने लगे और ऑर्डरों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। संस्था के मालिक यह सब देखकर बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि वसुंधरा जी को संस्था में शामिल करने का उनका निर्णय बिल्कुल सही था। कुछ समय में वसुंधरा जी की आमदनी अच्छी होने लगी। उन्होंने ढाबा मालिक का घर छोड़कर एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया। उधर देवेंद्र जी भी लगातार प्रयास कर रहे थे और लगभग 1 महीने बाद उन्हें भी काम मिल गया। जिस दिन उन्हें नौकरी मिली, उस दिन वह मिठाई का डिब्बा लेकर घर आए
और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो वसुंधरा, मुझे भी काम मिल गया है। यह सुनकर वसुंधरा जी की खुशी दो गुनी हो गई। बेघर होने के बाद जिन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया था, अब उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। 60 वर्ष की उम्र में भी दोनों के भीतर नई ऊर्जा और नया उत्साह लौट आया था। वे पूरी लगन और ईमानदारी से अपने अपने काम में जुट गए। अब उनकी आय इतनी हो गई थी कि जीवन फिर से सामान्य ढंग से चलने लगा था और उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रही। एक दिन संस्था के मालिक ने वसुंधरा जी को अपने कार्यालय में बुलाया और कहा, हर वर्ष हमारी संस्था एक बड़ी प्रतियोगिता और प्रदर्शनी में भाग लेती है। वहाँ हमारे विशिष्ट डिजाइन और हस्तशिल्प के नमूने प्रदर्शित किए जाते हैं। लोग उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं और ऑर्डर भी देते हैं। जिसकी बिक्री और सराहना सबसे अधिक होती है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। इस बार मैं चाहता हूं कि आप संस्था की ओर से इस प्रतियोगिता का नेतृत्व करें और अपनी विशेष कला के नमूने तैयार करवाएं। इससे संस्था को भी लाभ होगा और आपकी प्रतिभा को भी उचित पहचान मिलेगी। वसुंधरा जी ने इस अवसर का महत्व समझा। जीवन बार बार ऐसे मौके नहीं देता। उन्होंने पूरे मन से इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करने लगी। टीम ने भी उनका भरपूर साथ दिया। उनके मार्गदर्शन में तैयार किए गए कपड़ों पर हाथ की अद्भुत कढ़ाई और बुनाई देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। प्रदर्शनी में आने वाला हर व्यक्ति उनकी कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता था। सब कुछ सफलतापूर्वक चल रहा था और देखते ही देखते प्रतियोगिता का अंतिम दिन भी आ गया। आज यह तय होना था कि किसकी कला ने लोगों का दिल सबसे अधिक जीता है और किस संस्था ने सबसे अधिक बिक्री की है। पूरे परिसर में उत्साह का माहौल था। तभी वसुंधरा जी की नजर अचानक प्रवेश द्वार की ओर गई। वहां कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दिए जिन्हें वह भली भांति पहचानती थी। उन परिचित चेहरों को देखते ही उनका दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। पुरानी यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनकी आंखें नम हो गई और वर्षों पुराने घाव फिर से ताजा हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत, लेकिन सामने खड़े वे लोग उनके अतीत का वह अध्याय थे जिसे वह कभी भूल नहीं पाई थी। तभी किसी ने वसुंधरा जी के कंधे को हल्के से हिलाते हुए कहा, वसुंधरा जी जागिए, देखिए आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है। यह सुनते ही वसुंधरा जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई और हैरानी से इधर उधर देखने लगी। सचमुच उनका नाम बार बार पुकारा जा रहा था। वह तुरंत उठी और तेज कदमों से मंच की ओर बढ़ गई। मंच पर पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरा सभागार उनके सम्मान में गूंज उठा। उन्हें सुंदर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया और पुरस्कार स्वरूप का एक मेडल तथा बड़ा सा उपहार प्रदान किया गया। यह सम्मान देने वाली एक प्रतिष्ठित महिला अतिथि थी। उन्हें देखते ही वसुंधरा जी ने पहचान लिया कि यह वही महिला थी जिसके घर के बाहर रखे घड़े का पानी उन्होंने कभी पिया था और जिनकी भेजी हुई चाय ने उनके टूटे हुए मन को कुछ पल का सहारा दिया था। उस महिला ने मुस्कुराते हुए माइक संभाला और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, जिंदगी में कौन कब और कहाँ मिल जाए यह कोई नहीं जानता। मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। वसुंधरा जी, आपको इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। आप आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। इस उम्र में अपने हुनर और मेहनत के दम पर ऐसी पहचान बनाना आसान नहीं होता। आपने यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और मेहनत करने वाले लोगों को सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। यह सुनकर वसुंधरा जी की आंखें नम हो गई और उनके चेहरे पर विनम्र मुस्कान फैल गई। चारों ओर गूंजती तालियों की आवाज उनके मन में आत्मविश्वास और संतोष भर रही थी। तभी वह महिला आगे बोली, मैंने इन्हें पहली बार अपने घर के बाहर पेड़ की छांव में बैठा देखा था। उस दिन इनके चेहरे पर गहरा दुख और संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। मैं इनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जब तक बाहर आई तब तक ये लोग वहां से जा चुके थे। इनके साथ क्या बीती थी यह तो यही जानते हैं, लेकिन आज इनकी सफलता देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इनकी यात्रा के एक छोटे से पल की साक्षी रही हूँ। यह सुनते ही वसुंधरा जी की आंखों के सामने वह शाम फिर से जीवित हो उठी, जब वह और देवेंद्र जी बेघर होकर उस पेड़ के नीचे बैठे आंसू बहा रहे थे। उन्होंने भावुक होकर माइक थामा और कहा, हमारी सफलता में आपकी
उस एक प्याली चाय का भी योगदान है, जिसने हमें यह विश्वास दिलाया था कि दुनिया में अभी भी दयालु और संवेदनशील लोग मौजूद हैं। यह सुनकर वह महिला मुस्कुरा उठी और पूरा सभागार एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। इस बार वसुंधरा जी ने मुस्कुराते हुए सामने बैठे लोगों की ओर देखा। वहां सैकड़ों लोग उनकी उपलब्धि पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में उन्हें दो ऐसे चेहरे दिखाई दिए जिन्हें देखकर उनके कदम एक पल के लिए ठिठक गए। वे चेहरे और कोई नहीं बल्कि उनके बेटे गौरव और बहू कृतिका के थे। दोनों लगातार उनकी ओर देख रहे थे और उनके चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा था। वसुंधरा जी ने एक गहरी सांस ली और फिर माइक पर कहा, कभी कभी जीवन में ठुकराया जाना भी वरदान साबित हो जाता है। अगर मेरे अपने मुझे ठुकराते नहीं तो शायद मैं आज इस मंच तक कभी नहीं पहुंच पाती। मैं अपने पति देवेंद्र जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हर कठिन मोड़ पर मेरा साथ दिया। हम बुजुर्गों को अक्सर उम्र बढ़ने पर बोझ समझ लिया जाता है, मानो बुढ़ापा कोई अपराध हो, लेकिन याद रखिए उम्र तो हर किसी की बढ़ेगी। इसीलिए ऐसे कर्म कभी मत कीजिए जो एक दिन उसी रूप में लौटकर आपके सामने आ जाए और आपको अकेला छोड़ दे। उनके शब्द सभागार में बैठे हर व्यक्ति के दिल को छू गए। वहीं सामने बैठे गौरव और कृतिका के लिए ये शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे। कार्यक्रम समाप्त हुआ और वसुंधरा जी मंच से नीचे उतरने लगी। तभी गौरव और कृतिका तेजी से उनकी ओर बढ़े, लेकिन वसुंधरा जी ने उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना ही उचित समझा। तभी पीछे से कांपती हुई आवाज आई, माँ, पिताजी। यह सुनकर देवेंद्र जी ने सहज ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वसुंधरा जी बिना पीछे देखे आगे बढ़ती रही। देवेंद्र जी के चेहरे पर वर्षों का दर्द और अपमान तैर गया। उन्होंने भी कदम तेज कर लिए और वसुंधरा जी के साथ चलने लगे। दोनों अब किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करना चाहते थे। तभी गौरव दौड़कर उनके पास आया और भर्राई हुई आवाज में बोला, माँ, प्लीज मुझे ऐसे अनदेखा मत कीजिए। मैंने आपको बहुत ढूंढा है, सच में बहुत ढूंढा है। गौरव की यह बात सुनकर वर्षों में दबा हुआ दर्द वसुंधरा जी के भीतर फिर से जाग उठा। इस बार वह स्वयं को रोक नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे पलटकर तेज आवाज में बोली, यह झूठ मेरे सामने मत बोलो गौरव। अगर सच में हमें ढूंढा होता तो हम तुम्हें मिल जाते। जिन माँ बाप को घर से निकलते समय रोकने की जरूरत तक महसूस नहीं हुई, उन्हें बाद में ढूंढने का दिखावा मत करो। जिस दिन हमें घर से निकाला गया था, उस दिन अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी चिंता होती तो तुम उसी समय हमारे लिए खड़े हो जाते, लेकिन तुमने अपनी सुविधा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। और आज मुझे यह मत कहो कि तुमने मुझे बहुत खोजा था। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ भर तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान कभी मिटते नहीं। सामने खड़े गौरव और कृतिका सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि आज उनके पास अपनी गलती का कोई उत्तर नहीं था। अरे तुमसे अच्छे तो ये पराये लोग हैं, जिनकी मदद से हम आज जिंदा हैं और अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। वसुंधरा जी ने भर्राए स्वर में कहा और फिर अपनी टीम के साथ प्रदर्शनी का सामान समेटने में व्यस्त हो गई। लेकिन गौरव उनके आगे पीछे दाएं बाएं घूमता रहा। जब वसुंधरा जी ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया तो वह देवेंद्र जी के पास जाकर बोला, पिताजी, आप तो मेरी बात सुनिए। मैंने सच में आपको बहुत ढूंढा था। यह सुनते ही देवेंद्र जी का वर्षों का दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। वे गुस्से से कांपते हुए बोले, खबरदार, जो एक और झूठ बोला तो क्या तुम्हारी इस पत्नी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जब इसके तौर तरीके तुमने अपने ही घर में देखे थे, तब तुमने कभी कुछ नहीं कहा। इसने तुम्हारे सामने न जाने कितनी बार हमारा अपमान किया था। तब तो तुम्हें अच्छा ही लगा होगा कि चलो अच्छा हुआ बूढ़े चले गए, खर्चा कम हो गया और आज़ादी मिल गई, जैसा कि तुम्हारी पत्नी हमेशा कहा करती थी। देवेंद्र जी की आंखों में वर्षों का अपमान और पीड़ा साफ झलक रही थी। आज 2 साल बाद उन्हें अपने मन का दर्द बाहर निकालने का अवसर मिला था। अपनी ही औलाद थी, लेकिन जिसने माँ बाप की कद्र न की हो, उसे उसकी गलती का एहसास कराना भी जरूरी था। तभी गौरव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी थी, लेकिन उस दिन अगर मैं घर पर होता तो कृतिका ऐसा कभी नहीं कर पाती। तभी वसुंधरा जी ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो तुम। अगर सच में हमारी चिंता होती तो कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। हमने तुम्हारे फोन का कितना इंतजार किया था। दूसरे शहर जाने के बाद भी हमने अपना नंबर नहीं बदला, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि किसी दिन हमारा बेटा हमें याद करेगा। लेकिन अफसोस,
बेटा तो बहू से भी गया गुजरा निकला। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। अब गौरव शर्म से सिर झुकाए खड़ा था और कृतिका बार बार उसका चेहरा देख रही थी। तभी देवेंद्र जी फिर बोले, आज हमें सफल और सम्मानित देकर हमारे पास चले आए हो। तुम जैसे स्वार्थी बेटे को तो अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। यह सुनते ही कृतिका उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, पिताजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल चुका है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। आज मेरी ही भाभी ने मेरी माँ को घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेज दिया है। मेरी करने का फल मेरी माँ ने भुगता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गौरव भी माता पिता के चरणों में झुककर माफी मांगने लगा। लेकिन वसुंधरा जी और देवेंद्र जी उस दिन को कैसे भूल सकते थे जब कृतिका ने उन्हें घर से धक्के देकर निकाला था और पड़ोसियों तक ने उनके हालात का मजाक बनाया था। वे घाव समय के साथ भर तो गए थे, लेकिन उनके निशान आज भी दिल में मौजूद थे। उधर प्रदर्शनी का काम समाप्त हो चुका था और अब वसुंधरा जी और संस्था की टीम के साथ वापस अपने शहर लौटना था। संस्था के मालिक उन्हें लेने पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने वसुंधरा जी को सम्मान के साथ खड़ा देखा, वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उन्हें बधाई देने लगे। तभी पीछे से गौरव ने एक बार फिर पुकारा, माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, घर वापस आ जाइए। तभी संस्था के मालिक ने आगे बढ़कर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे बीच में बोलने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। तुम्हारे माता पिता बहुत नेक दिल इंसान हैं। सच तो यह है कि तुमने अपने भगवान को खो दिया। मैंने इन्हें करीब से देखा है। ये इतनी स्वाभिमानी है कि इन्होंने एक दिन का खाना भी बिना मेहनत किए नहीं खाया। जहाँ गए वहाँ काम किया, सम्मान कमाया और दूसरों की मदद की। इसीलिए सिर्फ माफी मांगकर इनके आत्मसम्मान को मत छीनो। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, लेकिन उन्हें जोड़ने में बहुत समय लगता है। संस्था के मालिक की बात सुनकर गौरव स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। देवेंद्र जी ने वसुंधरा जी की ओर देखा। दोनों की आंखों में वर्षों के संघर्ष की कहानी झलक रही थी। फिर वे बिना कुछ कहे कार में बैठ गए। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गौरव और कृतिका वहीं खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। शायद आज पहली बार उन्हें अपने किए की गंभीरता का एहसास हुआ था। कार आगे बढ़ती रही और पीछे छूटते चेहरों के साथ जीवन का एक कड़वा अध्याय भी धीरे धीरे धुंधला होने लगा। वसुंधरा जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए एक गहरी सांस ली। आज उनके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संतोष की चमक थी। उन्होंने संघर्षों से हार मानने के बजाय खुद को फिर से बनाया था और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या लगता है, वसुंधरा जी और देवेंद्र जी ने गौरव और कृतिका को माफ न करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।